हमने लास्ट क्लास में किया था यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में। फाइन। और आज हम शुरू करेंगे हेलाइड्स। ठीक है, इस क्लास में हम हेलाइड शुरू करेंगे। और हेलाइड्स मतलब जो ग्रुप 2 के हेलाइड्स थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हेलाइड ऑल द हेलाइड अदर हेलाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर। दे आर आयनिक इन नेचर। Beryllium halides are essentially covalent. They are covalent in nature and soluble in organic solvents. Beryllium chloride has a chain structure in the solid state as shown below. तो BeCl2 जो है वो हमारा कोवेलेंट नेचर का है। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फजान्स रूल। ये सब हमारा फजान्स रूल की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बेरिलियम है, बेरिलियम हैज स्मॉल साइज, Be+2 रहेगा। ठीक है, इसका कैटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज क्या है, बड़ा है। तो ये कैटायन इस एनायन को पोलराइज कर देगा। ये कैटायन इस एनायन को पोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस होएगा, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा इंक्रीज करेगा। राइट। तो इसी वजह से बेरिलियम क्लोराइड इज एसेंशियली कोवेलेंट जब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब BeCl2 को अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन, अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ, बेरिलियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे और उसने यहाँ पे उसके दोनों साइड पे क्या है, हमारा क्लोरीन है। राइट, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, यहाँ पे क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, बट बेरिलियम क्या है हमारा, उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो मतलब इट विल एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड। और जब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बेरिलियम था। ठीक है, ये लेट सपोज ये क्लोरीन इसके थे BeCl2 जिनके नीचे मैंने मार्क किया है, ये वाले क्लोरीन, हर क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट थे। इसके पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट थे, 3। तो इसने एक लोन पेयर इसे डोनेट कर दिया। ये इस वाले क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, चेन साइज, लीनियर चेन स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, इट हैज अ चेन स्ट्रक्चर। राइट। और इसके बाद हम, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं इससे। तो इसके बाद ये क्या बोलता है, इन द वेपर फेज, इन वेपर फेज BeCl2 tends to form a chloro-bridge dimer, chloro-bridge dimer which dissociate into linear monomer at high temperature of order of 1200 Kelvin। अब वेपर फेज में वो क्या करेगा, क्लोरो ब्रिज बनाएगा। ठीक है जी, BeCl2 डायमर बनाएगा। क्लियर है, BeCl2। यहाँ पे BeCl एंड Cl तो नहीं होगा। दिस विल फॉर्म BeCl2 होल्ड ऑन अ मिनट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहता है, Cl Be, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा Be, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा Cl। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है हमारा, किसमें, वेपर फेज में। वेपर फेज में इट एग्जिस्ट एज डायमर। ठीक है जी, सॉलिड स्टेट में लीनियर चेन था, और अगर ये अकेला रहेगा मतलब गैशियस फेज में, तो BeCl2 लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज इन द गैशियस फेज, या जब हम उसे मोनोमर की फॉर्म में एट हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 केल्विन, 1200 केल्विन पे ये BeCl2 मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, क्लियर है।
तो ये हो गए। अब उसके बाद द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट। अब जो हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, उन कंपाउंड्स के हाइड्रेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, यू नो, लिथियम के कंपाउंड्स दे आर हाइड्रेटेड। यहाँ पे बेरिलियम का साइज छोटा है और उसकी हाई सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, तो वो हाइड्रेट बनाएगा। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। MgCl2.8H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O and DaCl2.2H2O down the group, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज हाइड्रेशन एंथैल्पी decreases. The dehydration of hydrated chloride, bromide and iodides of calcium, strontium and barium can be achieved on heating. मतलब हमने उसे हीट किया और वहां से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। However, the corresponding hydrate halides of beryllium and magnesium on heating suffer hydrolysis, ठीक है जी। Corresponding hydrated halides of beryllium and magnesium on heating suffer hydrolysis. The fluorides are relatively less soluble than chlorides owing to their high lattice energies. Fine. दोबारा से पढ़ते हैं। The corresponding hydrate halides of beryllium and magnesium suffer hydrolysis. अब जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम थे वहां पे तो क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था। बट यहाँ पे ये क्या हो रहे थे, हमारे वाटर में ही डिसॉल्व हो जा रहे थे, वाटर में डिसॉल्व हो जा रहे थे, ठीक। The fluorides are relatively less soluble than chlorides owing to their high lattice energies. मतलब अगर मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ BeCl2.XH2O है, मैंने उसे हीट कर दिया तो this will form BeOH whole twice plus HCl, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दे सफर हाइड्रोलिसिस। तो भैया ये हाइड्रोलिसिस हो गया। अगर मैं यहाँ पे BaCl2.2H2O को हीट कर रहा हूं तो दिस विल फॉर्म BaCl2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे तो डिहाइड्रेशन हो गया, बट यहाँ पे क्या हो गया, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, राइट। देन वी हैव salts of oxo acid. This is very very important. This is again very important. और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। इसमें बोलता है द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। नाउ ऑक्सो एसिड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, मतलब लास्ट ग्रुप में बताया था, इन विच ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच acidic proton is in which acidic proton is present in hydroxyl group. Acidic proton is present in hydroxyl group. Carbonates of alkaline earth metal are insoluble in water. जैसे आपने देखा है चूना होता है या मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट, that is insoluble in water and can be precipitated by addition of sodium or ammonium carbonate solution to a solution of soluble salt of the metal. ठीक है जी। कैसे हम precipitate कर सकते हैं, by addition of sodium or ammonium bicarbonate solution to the soluble salt of metals, ठीक है जी, इन मेटल के सॉल्ट्स, सॉल्युबल सॉल्ट्स में मिक्स करके। क्लियर है। अभी मैं आपको जब आप ये पढ़ोगे कैल्शियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन, तो वहां पे आपको ये क्लियर हो। The solubility of carbonates in water decreases as the atomic number of metal ion increases, right? क्यों? Because lattice enthalpy increase कर रही है। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करेगी।
क्यों इंक्रीज करेगी? बिकॉज कार्बोनेट आयन है ना, कार्बोनेट आयन तो कॉमन ही है इन सब में, मेटल कार्बोनेट्स के लिए। तो कार्बोनेट आयन का साइज क्या है? बड़ा है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो बड़ा कैटायन है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय बिगर एनायन। बड़ा कैटायन स्टेबलाइज्ड होता है हमारा बड़े एनायन की वजह से। जब वहां पे बड़े कैटायन और बड़े एनायन में अट्रैक्शन होगा तो वो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से उनकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो हाई हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी हाई हो जाएगी। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, इनकी लैटिस एंथैल्पी हाई है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये हमने पढ़ा था, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती है डाउन द ग्रुप? डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज कर रही है। लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी स्लोली डिक्रीज करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी फास्टली डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी ओवरकम कर जाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी को, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी हमारी कम होती है, राइट। उसके बाद ऑल द कार्बोनेट्स, मैंने भी पहले भी बताया था, ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड। बेरिलियम कार्बोनेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बेरिलियम कार्बोनेट, ये एक्सेप्शन आएगा। बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर आप कोई भी मेटल लेते हो, मेटल कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है जी। ये जनरल है, मैक्सिमम कंपाउंड्स में यही होएगा। कोई भी मेटल कार्बोनेट है उसे आप हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक्सेप्ट एक्सेप्शंस आर देयर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट, ग्रुप 1 के जो कार्बोनेट्स हैं दे आर हाईली स्टेबल टू हीट, ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं करते हैं। तो लिथियम कर जाता है डिकम्पोज, बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। बट बाकी मेटल carbonates they decomposes on heating to give metal oxide and carbon dioxide, right। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो उसके बाद स्टेबिलिटी थी, मैंने आपको बताया था R/Q को हम पेपर में नहीं लिखना भैया, ये R/Q, दिस इज जस्ट अ ट्रिक, दिस इज जस्ट अ ट्रिक, ठीक है। R/Q ट्रिक है, पेपर में मत लिख के आना कि भैया R/Q मोर होता है तो मोर स्टेबल होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या है ये तो मैंने जस्ट आपको लर्न करने के लिए बताया कि हाँ भैया आप ये कर सकते हो, R/Q जिसका मोर होगा वो ज्यादा स्टेबल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, कार्बोनेट आयन हमारा बड़ा साइज है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कैटायन का साइज भी बड़ा हो जाता है, तो वो क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, बिकॉज लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है, इसी वजह से दे आर स्टेबल, ठीक। अब सेकेंड है हमारा सल्फेट्स। अब सल्फेट भी हमारा ऐसे ही डिकम्पोज करता है। The sulfate of alkaline earth metal are all white solids and stable to heat. Beryllium sulfate and magnesium sulfate are readily soluble in water due to high hydration enthalpy. है ना, जो भी चीज soluble है वो high hydration enthalpy, जो soluble नहीं है वो मतलब भैया उसकी low hydration enthalpy और high lattice enthalpy रहेगी, ठीक। The solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate. The greater hydration enthalpy of beryllium and magnesium ion overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water, ठीक है जी। हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई हो जाती है, that's why they are soluble in water, राइट। इनकी भी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और अगर हम स्टेबिलिटी के लिए हम भाई R/Q चेक कर सकते हैं। और कभी भी मेटल सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, मेटल सल्फेट को अगर आप हीट करते हो तो ये क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहता है हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रेट्स के बारे में। जैसे नाइट्रेट्स थे, हमने वहां पे भी पढ़ा था, कहाँ पे, ग्रुप 1 में नाइट्रेट्स, यहाँ पे भी नाइट्रेट्स पढ़ेंगे। Nitrates are made by dissolution of carbonate in dilute nitric acid. Magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water.
मतलब अगर हम उसका बनाते हैं Mg3 नहीं MgNO3 whole twice dot 6H2. This was the formula for magnesium nitrate, whereas barium nitrate crystallizes in only anhydrous salt. अब बेरियम नाइट्रेट कैसे बनेगा? BaNO3 होल ट्वाइस, इसके अंदर कोई वाटर नहीं रहेगा। Why? Because जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। This again shows a decreasing tendency to form hydrate with increasing size and decreasing hydration. Right? ये फिर से वही टेंडेंसी दिखा रहा है क्या? हाइड्रेट बनाने की, बिकॉज जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रेशन डिक्रीज कर रही है। All of them decomposes on heating to give oxide like lithium nitrate. ठीक है जी, all of them decomposes on heating to give oxide like lithium nitrate. लिथियम नाइट्रेट, लिथियम देखो याद करो, लिथियम नाइट्रेट था, ठीक है, अगर हम उसे हीट कर देंगे ना तो वो क्या देता था हमें? लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बाकी रिमेनिंग थे, जैसे सोडियम नाइट्राइट था, अगर मैं उसे हीट करता था तो वो क्या देता था मुझे? सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, ये दे रहा था। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया ये लिथियम जैसे दिखेंगे, लिथियम की तरह डिकम्पोज करेंगे, तो ये क्या करेगा? नाइट्रेट था, उसको हीट किया तो मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगी। दिस कैन बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। फाइन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। फाइन, तो these are the nitrates. These are the nitrates. Fine. उसके बाद हम आगे चलते हैं। Why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases down the group? ठीक है, why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases down the group? Right? अब ध्यान से रखिएगा। Among alkaline earth metal hydroxide, the anion being common, कौन सा anion रहता है? OH negative. The cationic radius will influence the lattice enthalpy. Since lattice enthalpy decreases much with the much more than the hydration enthalpy, with increasing sizes, the solubility increases as we go down the group. Important question है ये, इसका साइज छोटा ही रहता है, बट कैटायन के साइज क्या होते रहते हैं? बड़े होते रहते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है? लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि साइज वेरी कर रहा है ना, OH नेगेटिव का साइज तो छोटा ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जब साइज कैटायन का बड़ा हो जाएगा तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी, solubility increases as we go down the group. ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द solubility of alkaline earth metal carbonates and sulfates in water decreases down the group? है ना, why does the solubility of alkaline earth metal carbonates and sulfates in water decreases down the group? ये मैं भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आया हूँ। The size of anion being much larger as compared to cation, the lattice enthalpy remains almost constant within the particular group. Since the hydration enthalpy decreases down the group, solubility will decrease as found for alkaline earth metal carbonates and sulfates. Hydration enthalpy डिक्रीज कर जाती है, इसी वजह से ये हमारी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब बेरिलियम एनॉमलस बिहेवियर, वही थोड़े से रीजन थे जिनकी वजह से वो दिखा रहा था, स्मॉल साइज की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, और हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, ये रीजन है। या आप इसे लिख सकते हो हाई पोलराइजिंग पावर,
ये रीजन है जिनकी वजह से ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे थे। ठीक है जी। Anomalous behavior of beryllium. Beryllium, the first member of group 2 metal, show anomalous behavior as compared to magnesium and rest of the members. Further, it show diagonal relationship to aluminium, which is described subsequently. ठीक है ना, diagonal relationship to aluminium, क्योंकि ये था हमने पढ़ा था, बेरिलियम था, बेरिलियम के आगे कौन था जी हमारा, कार्बन नहीं, बोरोन होता है जी। बेरिलियम से नेक्स्ट बोरोन और बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। तो दिस विल शो डायगोनल रिलेशनशिप, है ना, सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस एंड सिमिलर चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, और यू कैन से पोलराइजिंग पावर। ये दो रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप के, सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, and second is the similar charge upon radius ratio। ये दो रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, दीज आर द रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। Beryllium has exceptionally small atomic size, atomic and ionic size, thus do not compare well with other members of the group. Because of high ionization enthalpy and small size, it forms compounds which are largely covalent and get easily oxidized. ठीक है जी, it forms compounds which are largely covalent and get easily oxidized. Sorry, get easily hydrolyzed. राइट, ये तो सिंपल सी चीजें थी। उसके बाद बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। अब मोर देन 4 क्यों नहीं दिखाते? बिकॉज देयर इज नो d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स। अब बेरिलियम का मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूं तो वो क्या होता है? 4 होता है, तो 1s2 2s2 खत्म हो गया। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो l की वैल्यू क्या होगी जी? 0, या l की वैल्यू 1। L होता है S और 1 होता है P, तो इट हैज ओनली यहाँ पे 1 ऑर्बिटल और यहाँ पे हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल, तो वी हैव अ टोटल ऑफ 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। The remaining members of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbital। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उनके सब के पास d ऑर्बिटल रहते हैं। जैसे अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूँ तो उसका एटॉमिक नंबर 20 है। So its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इसके पास 3d पूरा खाली पड़ा है, 3d 0 है हालांकि, बट ये पूरा का पूरा d ऑर्बिटल क्या है? खाली है। तो वो उसे यूज करके मैक्सिमम ऑफ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, मैक्सिमम ऑफ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे the hydroxides, the oxides and hydroxides of beryllium, unlike hydroxides of other metal in the group, are amphoteric in nature। बेरिलियम स्मॉल साइज की वजह से एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है, मतलब इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज अ बेस। ये हमने रिएक्शन ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, राइट। मैंने आपको बताया था अभी, the ionic radius of Be plus 2 is estimated to be 31 picometer. The charge upon radius ratio is nearly same as that of Al plus 3 ion. Hence, beryllium resembles aluminium in some ways. Some of the similarities are like aluminium. Beryllium is not readily attacked by acid, है ना, क्योंकि वो अपने क्या कर रहे थे? ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। Because of presence of an oxide film on the surface of a metal. Beryllium hydroxide dissolve in excess of alkali to give berylliate ion, BeOH4 whole twice, just as aluminium hydroxide gives aluminate ion, AlOH4 whole twice, AlOH4 minus। The chlorides of both beryllium and aluminium have chlorine bridged chloride structure in vapor phase, जैसे हमने पढ़ा था BeCl2 में, है ना, क्लोराइड स्ट्रक्चर थे यहाँ पे।
Both the chlorides are soluble in organic solvent and are strong Lewis acid. मैंने आपको बताया था PeCl2 के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो it will act as a Lewis acid. They are used as Friedel-Crafts catalysis. ठीक है, Friedel-Crafts catalyst हमारे ऑर्गेनिक में यूज होती हैं, इन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन बाद में बताऊंगा आपको. Beryllium and magnesium ions have a strong tendency to form complexes. A BeF4 minus 2 AlF6 minus 3. So these are the few similarities, right? So next topic है हमारा biological importance of कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. अब कैल्शियम की आपको सबको मालूम है, तो हम लोग दूध पीते हैं वाई, ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहें, और जो हड्डियां बनी होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं. और मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम भी एक इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है ना. जैसे हमने क्लोरोफिल पढ़ा था. क्लोरोफिल क्या है, हमारा एक कंपाउंड है, या जो जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो खाना बनाते हैं, है ना, ग्रीन कलर. और वो क्या करता है, हमारा प्लांट्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल का कंपाउंड है, ठीक है. An adult body contain about 25 grams of magnesium and 1200 grams of calcium compared with only 5 grams of iron and 0.06 grams of copper. The daily requirement in human body has been estimated to be 200 to 300 milligram. इसी वजह से बोला जाता है कि भैया हर रोज दूध पियो, बिकॉज दूध से हमें कैल्शियम मिलता है. All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer required magnesium as a cofactor. ठीक है जी. The main pigment for the adsorption of light in plant is chlorophyll, which contains magnesium. About 99% of body calcium is present in bones and teeth. It plays important role in neuromuscular functions, interneural transmission, cell membrane integrity, and blood coagulation. The calcium concentration in plasma is regulated at about 100 milligram per liter. ठीक है जी. कैल्शियम कंसेंट्रेशन इन ब्लड कितनी होती है, 100 मिलीग्राम पर लीटर. इट इज मेंटेन्ड बाय टू हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन. Do you know that bone is not in inert and unchanging substance but is continuously being solubilized and redeposited to an extent of 400 milligram per day in a man? All this calcium passes through the blood plasma. ठीक है जी, हमारे ब्लड के थ्रू वो मूव करती रहती है, ठीक है. आप कभी ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें हमारी कैल्शियम भी पता चलती है, और हमारे आयंस भी आते हैं. सोडियम आयंस कितने हैं और कैल्शियम आयंस कितने हैं. सोडियम मैग्नीशियम पंप हम पढ़ते हैं, राइट. एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ था, दैट वाज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. अभी सोडियम पोटेशियम बड़े ही इंपॉर्टेंट है. A typical 70 kg man contains about 990 grams of sodium and 170 grams of potassium, compared with only 5 grams of iron and 0.06 grams of copper. Sodium ions are found primarily on the outside of the cell, being located in blood plasma and is interstitial fluid which surrounds the cells. ठीक है जी. सेल्स के बीच में भी हमारे प्लाज्मा होता है. जो सेल्स के बीच में प्लाज्मा है वो भी हमारा क्या होगा, सोडियम आयन से सराउंडेड, मतलब भरा होता है. These ions participate in transmission of nerve signals. ठीक है ना, आपके नर्व सिग्नल कहीं पे टच हुआ तो आपको पता चलता है. This is all due to sodium. In regulating the flow of water across cell membranes and in transport of sugar and amino acid into cells. ट्रांसपोर्टेशन में ये हमें हेल्प कर रहा है, शुगर का, अमाइनो एसिड्स का. सोडियम एंड पोटेशियम, although so similar chemically, differ quantitatively in their ability to penetrate cell membrane. सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, ठीक है. they differ quantitatively. अब सेल मेम्ब्रेन में घुलेंगे तो कोई सोडियम कम लेगा, शायद पोटेशियम ज्यादा लेगा. in their transport mechanism and their efficiency to activate the enzyme. Thus, potassium ions are the most abundant cation within cell fluid, where they activate many enzymes, participate in oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium are responsible for transmission of nerve signals. ठीक है जी. दोनों हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
राइट। There is a very considerable variation of concentration of sodium and potassium ions found for the opposite of cell membrane. As a typical example, in blood plasma, sodium is present in an extent of 143 millimoles per liter, whereas the potassium level is only 5 millimoles per liter within the red blood cell. These concentration changes to, अब ये 143 से कहाँ पे आ गया, 10 millimoles per liter सोडियम आयन एंड 105 मिलीमोल, 5 से 105 पे चला गया। मतलब एक टाइम में सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, पोटेशियम की बहुत कम थी। क्या हुआ, सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई और पोटेशियम की एकदम से ज्यादा हो गई। These ionic gradations demonstrate that discriminatory mechanism called the sodium potassium pump। ठीक है जी। जितने भी हमारी बॉडी में जैसे अभी शुगर ट्रांसपोर्ट करनी थी ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करना था, वो सब इसके थ्रू होने वाला है। ठीक है। एंड ऑपरेट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन which consumes more than 1/3 of ATP used by a resting animal। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे तो भैया ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है हमारे 1/3 ऑफ एनर्जी इन अ रेस्टिंग एनिमल, मतलब 1/3 ऑफ एनर्जी। जैसे कभी कभी होता है हम घर पे बैठे रहेंगे और ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को ना उसमें से बहुत सारी एनर्जी यूज कर दी। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी को यूज करता रहेगा, 1/3 ऑफ एनर्जी अपने आप यूज कर लेगा। एंड अबाउट 15 kg used by resting animal and about 15 kg per 24 hour in a resting human। ठीक है जी। बस ये सोडियम पोटेशियम पंप ही हमारी बॉडी की 1/3 ऑफ एनर्जी को यूज कर लेगा। ठीक है। तो ये था मेन हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और यहाँ से चांसेस होते हैं पेपर में क्वेश्चन आने के, तो इसे बड़े अच्छे से करके जाइए।